जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कौन बनेगा आईएएस सीरीज में, जिसमें हम हर दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यूज को कवर करते हैं। आज 17 नवंबर के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज है वो हम कवर करने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर आते हैं वो हम कवर करते हैं। इस सीरीज़ का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये है कि दिन भर में आपने जो भी करंट अफेयर पढ़े हैं वो आपके फिर से रिवाइज हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो करंट अफेयर है वो एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन होती है। एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन होने से फ़ायदा क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, तो इसीलिए आपकी उसी हिसाब से रिवीजन हो जाती है। तीसरा ये है कि जो एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो नए ट्रेंड के हिसाब से है, यूपीएससी का जो नया ट्रेंड है उस हिसाब से है, तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। और जैसा यूपीएससी का नया पैटर्न आया है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं जो स्टेटमेंट्स है वो लेकर आया हूँ। अब ये क्वेश्चन मैंने यूएनएससी का क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि आज के द हिंदू में अगर हम देखें तो यूएनएससी ह्यूमैनिटेरियन पॉज कॉरिडोर इन गाज़ा, देखिए गाज़ा जो है वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है ना, इसराइल और जो गाज़ा है वहाँ पर लड़ाई चल रही है। अब पूरा अगर आपको मैटर देखना है इतिहास से लेकर अब तक क्या क्यों वहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो मैंने यूट्यूब पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एनिमेशन के थ्रू ये वीडियो बना हुआ है। काफ़ी दिलचस्प वीडियो है, 13 मिनट में आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैप के हिसाब से भी आपको पता रहना चाहिए। ये जो है आपको ऑरेंज इसमें दिखाई दे रहा है, ये है इजराइल, उसको लग के यहाँ पर इजिप्ट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जॉर्डन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर सीरिया हमें देखने को मिलता है। ऊपर कौन सी कंट्री है? लेबनान। यहाँ पर वेस्ट बैंक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो है ये है गाज़ा स्ट्रिप। अब इसराइल जो है गाज़ा स्ट्रिप पर कंटिन्यूसली हमले कर रहा है, तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, इसने बोला है कि भाई यहाँ पर थोड़ा कॉरिडोर दो। कॉरिडोर मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आप बम्बार्डिंग ये सारी चीज़ें जो है बंद कर दो, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वहाँ पर फंसे हुए लोगों को वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर एक कॉरिडोर जो है वो दिया जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था उसमें भी आपने कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर यूएनएससी अब तक जो चुप बैठा हुआ था, अब तक जो खामोश था, अब तक जो मुंह पर पता नहीं क्या लगा के बैठा हुआ था, अब जाकर इसकी आवाज़ जो है वो निकल रही है। इतने सारे हम पैसे इसको देते हैं, किस चीज़ के देते हैं? जो वॉर है वो तो रोक नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश की गई बाय यूएन चार्टर 1945। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। दूसरा है इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तीसरा है काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो हमें वॉशिंगटन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हालांकि अभी जो माहौल चलते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर अभी इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो गया, तो इसको देख के लगता तो नहीं है कि मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कुछ करता ही नहीं है ये। तो यहाँ पर काउंसिल जो है हेडक्वार्टर यहाँ पर वाशिंगटन में नहीं है, इसका न्यूयॉर्क जो है उसमें हमें देखने को मिलता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही रहेंगे, 20 का सही जवाब है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए सॉल्व करते समय जब हम ऐसे एमसीक्यूज़ अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखिए क्या है ना कि अब मैं इतने सारे एमसीक्यूज़ बनाता हूँ, है ना, तो एक मेंटालिटी जो है, माइंडसेट जो है वो पता चल जाता है कि यार क्वेश्चन बनाने वाले का माइंडसेट क्या रहेगा। क्वेश्चन बनाने वाले का माइंडसेट जो है वो ये होता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाया जाए, क्योंकि राइट स्टेटमेंट तो उसके सामने है ना। राइट स्टेटमेंट तो मेरे सामने है। अगर मैं यूएनएससी डाल दूँ नेट पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये नेट पर डाल दूँ, तो मुझे जितने भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो सब सही स्टेटमेंट है ना, क्योंकि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इन्हीं स्टेटमेंट में से घुमा फिरा कर मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करना है, अगर करना है तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये मैं 2 चीज़ों में कर सकता हूँ। एक तो फैक्ट्स में, है ना, एक तो फैक्ट्स में। दूसरा यहाँ पर मैं कर सकता हूँ वो है कि अगर कोई ईयर या प्लेसेस ये कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है, ईयर या प्लेसेस ये कुछ चीज़ें दी हुई है, तो उसमें मैं रॉन्ग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे प्लेस के बारे में तो यहाँ पर रॉन्ग किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सतर्क हो जाना। अगर आपको नहीं पता है तो ये सतर्क हो जाना है।
बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल स्टेटमेंट है, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। ये यहाँ पर क्या गलत किया जा सकता था कि भाई 6 प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं, यहाँ पर 5 प्रिंसिपल ऑर्गन दिए जाते थे, लेकिन यूपीएससी ऐसी चिंदी चिंदी मारी नहीं करता है, ठीक है। 6 तो 6 ऐसे ही रखेगा, ये इतने छोटे छोटे, इसमें चिंदी चोरी नहीं होती है। तो यहाँ पर इससे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। यहाँ पर कन्फ्यूजन अगर आपको है तो ये आप गलत कर दोगे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सही जवाब देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों यहाँ पर देखने को मिला है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम देखते हैं तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर मिल जाएगी। अब बाकी के 5 ऑर्गन अगर हम देखते हैं तो जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड सेक्रेटरीट है, ठीक है। इसका न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। काउंसिल के 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है। इंडिया जो है 8th टाइम यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स की इसमें आया है, ठीक है। वोटिंग पावर यहाँ पर हर एक मेंबर जो है काउंसिल को 1 वोट मिलता है। इनके पास वीटो पावर होता है जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो इसके बारे में पता रहनी चाहिए। अब देखिए आगे जाने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, मतलब यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, देन उसके मॉडर्न हिस्ट्री, देन पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सब कुछ देखने को मिलता है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइजेस पर। इतने कम प्राइस में आपने कहीं यूपीएससी का कोर्स इतना हाईएस्ट क्वालिटी वाला देख लिया तो फिर मैं आपको उस कोर्स की फ़ी मेरे तरफ से रहेगी। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही गवर्नर ऑफ इंडिया पजेस सस्पेंसिव वीटो ऑल टाइप ऑफ बिल। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब गवर्नर रिटर्न करता है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब गवर्नर जो है, यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल कहाँ होता है? राज्य में होता है। राज्य मतलब क्या? स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का जो हेड है, सेंटर का कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर गवर्नर जो है उसके पास कोई बिल आया एसेंट के लिए, उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, अगेन वो अमेंडमेंट या बिना अमेंडमेंट के उसके पास आता है तो उसको मस्ट गिव हिज एसेंट, एसेंट जो है वो देनी ही पड़ती है। तीसरा है प्रेसिडेंट जो है कैन नॉट एक्सरसाइज पॉकेट वीटो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ट्रिक क्या है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो ट्रिक क्या है? पहली चीज़, पहला स्टेप है आपको देखना है कोई जनरल स्टेटमेंट है क्या, कोई जनरल स्टेटमेंट है क्या। तो इसमें से तीनों में से अगर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट जो है जनरल स्टेटमेंट है कि गवर्नर जो है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, जब बिल फिर से पास होता है तो वो बिना अमेंडमेंट के तो गवर्नर को एसेंट देनी पड़ती है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट को फट से टिक कर दो। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जो है वो हमको देखना है कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्या। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब जैसे ऑल हो गया, नन हो गया, ऐसे जो एक्सट्रीम होते हैं। तो यहाँ पर पहला आप देखो, गवर्नर पजेस सस्पेंसिव वीटो ऑल टाइप ऑफ बिल, सभी टाइप ऑफ बिल। तो यहाँ पर जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है तो सतर्क हो जाना है अगर नहीं पता है तो। तीसरा हम आते हैं कोई फैक्ट्स दिए है क्या, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स इसी में गलत करने की गुंजाइश होती है स्टेटमेंट्स को। प्रेसिडेंट कैनॉट एक्सरसाइज पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन, यहाँ पर फैक्ट आ गया है ना। तो अब यहाँ पर ये फैक्ट है तो इसके लिए भी सतर्क हो जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नन ऑफ द अबव ये वाला हम काट सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक तो गलत होगा ही, तो ऑल 3 स्टेटमेंट जो है वो ये यहाँ पर गलत हम क्रॉस कर देते हैं, मतलब 50% हमारे चांसेस है कि हम सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको अगर पता है गवर्नर ऑफ इंडिया पर सस्पेंसिव वीटो ऑल टाइप ऑफ बिल, ये भाई ऑल टाइप ऑफ बिल के लिए सस्पेंसिव वीटो कैसा रहेगा? मनी बिल के लिए यहाँ पर पॉसिबल होता है क्या, है ना, क्योंकि उसी के बोलने पर इंट्रोड्यूस होता है सस्पेंसिव वीटो। वीटो आपको पावर पता होगी ना, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, है ना। तो उसी के बोलने पर इंट्रोड्यूस हो रहा है बिल, तो सस्पेंसिव वीटो कैसा? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाता है गलत। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है कि एक्सरसाइज कर सकते हैं पॉकेट वीटो स्टेट लेजिस्लेशन के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली ओनली 1 जो है इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला और चौथा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, 1 स्टेटमेंट सही। क्यों मैंने यह क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया है? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु असेंबली ने रीअडॉप्ट बिल दैट गवर्नर रिटर्न, गवर्नर जो है राज्यपाल जो उन्होंने जो रिटर्न किए थे बिल, उसके लिए एक स्पेशल सेशन लाया जा रहा है जिसमें वो फिर से बिल रीइंट्रोड्यूस किए जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो वीटो कौन कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट वीटो होता है, रेफर्स टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज एसेंट, रोक दी जाती है। सस्पेंसिव वीटो होता है कि भाई रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जाता है ना। देन उसके बाद पॉकेट वीटो होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट कैनॉट एक्सरसाइज सस्पेंसिव वीटो इन रिलेशन टू मनी बिल, है ना।
देन पॉकेट वीटो होता है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है अपने पास रख देंगे, पॉकेट में रख देंगे, रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, रिटर्न भी नहीं करेंगे, अपने पास रखे रहेंगे रखे रहेंगे रखे रहेंगे। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर वो भेजना पड़ता है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ मैटर नहीं होता है। तो ये वीटो पावर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर है कि पेएबल, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन कौन से सही है। पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री, है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री होता है। परचेस्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और एंटिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स एंड वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब कौन से यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसके बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डाला है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो ये एडिटोरियल आया है चैलेंजिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, और ये दो एडिटोरियल आए हैं आज द हिंदू में इसी के बारे में। ठीक है, ये पूरा एडिटोरियल जो है बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग जो है काफ़ी ओपेक हो जाती है इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से, है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है वो हम देख लेंगे, जिसके बाद हम ये आर्टिकल को समझेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी इसका सही जवाब है। मतलब ये डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री भी होता है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है अभी आपको देखने में लगेगा, लेकिन ये जब पेपर में आएगा ना इंटरेस्ट फ्री, तो आप इसी पर कन्फ्यूज हो जाओगे, तोते उड़ जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री होता है या नहीं होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या, ये होता है क्या। इंडियन सिटीजन्स और एंटिटी स्टैब्लिश इन इंडिया, इंडिविजुअली बॉट किया जा सकता है, बाकी इंडिविजुअल के साथ भी। 15 कैलेंडर, इसमें फैक्ट सिर्फ ये 15 कैलेंडर डे वाला है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट फ्री है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मैंने आपको कहा ये 4 स्टेटमेंट जो है वो तो है ही। एलिजिबिलिटी क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 29A में। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल है क्या, जी नहीं, जो रजिस्टर्ड है और उसी के साथ साथ 1% ऑफ वोट उनको मिले हैं लास्ट जनरल इलेक्शन में। ठीक है, परचेस कैसे होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है डिजिटली परचेस किए जा सकते हैं और चेक से भी, दोनों इससे हो सकते हैं, ध्यान में रखना है। ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट से ही हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सब कुछ देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। बेनिफिट्स क्या है इसके, ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है ऐसा बोला जा रहा है, ये आर्टिकल में वही बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल फंडिंग काफ़ी ओपेक हो गई है, मतलब कॉर्पोरेट डोनेशन काफ़ी ज़्यादा उस पर रिलाय हो गया है। तो कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेसमैन है वो जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कर रहे हैं। देन उसका लेजिस्लेटिव मेनोवर, यहाँ पर अमेंडमेंट जो है लॉज में, जैसे फाइनेंस एक्ट बोलिए, इससे कॉर्पोरेट डोनेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो तो अमीर होती जा रही है, प्लस वहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर सारी चीज़ें चला रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम यहाँ पर जो 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ये यहाँ पर पॉलिटिकल फंडिंग जो उसको सैनिटाइज करना, मतलब जो भी ब्लैक मनी यहाँ पर आ रहा है पॉलिटिकल इसमें, उसको रोकने के लिए था, लेकिन ये रोकने का काम तो कर नहीं रही है और बढ़ा रही है। चैलेंजेस क्या क्या है, तो PIL दाखिल की गई है ना, काफ़ी सारे है कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर जो है उसका वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। देन उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड डोमिनेशन अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रूलिंग पार्टी को ही जा रहा है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन रहेंगे वो रूलिंग पार्टी को ही ज़्यादा देंगे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी पैसा आ रहा है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो यहाँ पर लिमिट करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया, ऐसा बोला गया कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने की वजह से क्या होगा, जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शंस में वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि इनके पास पैसा कम आएगा तो ये भी कम होगा, लेकिन ये कम कुछ हुआ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। कोर्ट का चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स दिया है कि भाई यहाँ पर पॉलिटिकल लिमिटेशंस है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए होप यही है कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसके लिए कुछ ऐसे कानून लाए जाए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ना कि और ज़्यादा ये ओपेक हो जाए। यही पूरा जो मैटर है ये 10 पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया, तो ये पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 10 पॉइंट में समझो, पॉइंट टू पॉइंट समझो, मज़े करो। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में भी पता चल गया। नेक्स्ट हम आते हैं जेनेरिक ड्रग जो है उसके बेनिफिट क्या क्या है। तो नीचे देखिए में से कौन सा जेनेरिक ड्रग का बेनिफिट है, तो लोअर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट कंपेयर टू ब्रांड नेम ड्रग। देखिए 2 तरीके के ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग नहीं खाने वाले, मतलब वो वाले खतरनाक वाले, ठीक है, जो मतलब क्रूज वूज में पकड़े जाए वो वाले नहीं, ये नॉर्मल वाले हैं। मतलब समझ लीजिए एक हमारी बुखार की दवाई है, ठीक है, बुखार के लिए आप क्या लेते हो, पैरासीटामोल, है ना। तो नॉर्मल एक जेनेरिक जो दवाई है उसमें भी पैरासीटामोल होगा, एक ब्रांडेड होगी खतरनाक वाली, ठीक है।
अब ये जो ब्रांडेड है इसकी कीमत होगी 100 रुपये, इसकी कीमत होगी 10 रुपये, ठीक है। अब ये जेनरिक ड्रग जो उसके बेनिफिट क्या है कि भाई ये लोअर रिस्क होता है, मतलब ये कम रिस्क डालता है ब्रांडेड जो दवाई है उसके मुकाबले। तो ये गलत है भाई, ऐसा कैसे होगा, रिस्क कैसे कम हो जाएगी। एक्सक्लूसिवली अवेलेबल स्पेशलाइज्ड डोजेज, ये भी गलत है, कोई स्पेशलाइज्ड डोजेज फॉर्म क्यों रहेगी, ब्रांडेड का हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड हो, इसमें क्या को रहेगा। दे ऑफर कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू ब्रांड नेम ड्रग। हाँ भाई कॉस्ट सेविंग तो हो रही है, तो ये यहाँ पर सही है। लॉन्गर पेशेंट प्रोटेक्शन पीरियड, गलत, कोई लॉन्गर प्रोटेक्शन पीरियड नहीं होता है, सेम होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाए, सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों मैंने लाया है, क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये भी 10 पॉइंट में समझाया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो इंडिया में कस्टमर जो है ऑफन मेडिकल एडवाइसेस जो है नॉन फार्मासिस्ट ड्रग स्टोर में लेते हैं, ठीक है। मतलब समझ लो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम जाते हैं सीधा मेडिकल में, उसको बोलते हैं भाई हमको सर्दी हो रही है, 2 दिन से सर्दी है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ऐसी कोई दवाई दे दो, वो दवाई देता है जेनरिक, है ना, ब्रांडेड वाली नहीं, सस्ती वाली मिल जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, वो बेचने के लिए ब्रांडेड वाली जो, जैसे आप दवाखाने में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो है वो ब्रांडेड दवाइयाँ ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि उनको कमीशन उतना ज़्यादा हाई मिलता है। तो जेनरिक जो 10 रुपये में आ रही थी वो 100 रुपये में आपको लेना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में यहाँ पर जो फ्री मेडिसिन जो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड एक्सपांशन ऑफ जन औषधि केंद्र, ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हड़ताल वगैरह हुई है लोगों की, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो भी जेनरिक मेडिसिन को ही प्रमोट किया जाए पूरी तरीके से, और जो ब्रांडेड मेडिसिन उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो रहा है। प्रिस्क्रिप्शन डिलेमा बोलिए, तमिलनाडु का मॉडल, तमिलनाडु ने क्या किया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्वालिटी टेस्टिंग कर दी कि जेनरिक मेडिसिन है, क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पर कर दो सही तरीके से, और उसी के साथ यहाँ पर ड्रग्स की क्वालिटी मेंटेन कर दी, तो अपने आप लोग जो है जेनरिक वाली भी ले लेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो जेनरिक वाला है ये आर्टिकल में हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं जेनरिक ड्रग मतलब क्या होता है। जेनरिक जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जो बेसिकली ब्रांडेड वाली जो कंटेंट है वही सेम कंटेंट जो है जेनरिक वाले में भी होता है। जैसे समझ लो यूपीएससी का कोर्स है, ठीक है, यूपीएससी का एक जगह यूपीएससी का कोर्स दिल्ली में आप जाओगे, यूपीएससी का कोर्स जो है वो 2 लाख रुपए का मिल रहा है, या ऑनलाइन भी अगर हम पकड़ ले, ऑनलाइन जो है 50,000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। वही या उससे बेटर क्वालिटी का आपको एमएम अकेडमी ऐप पर 5,000 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लोग नहीं बा महंगा है तो ज़्यादा अच्छा है, महंगा है तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपको सेम उसी सेम वैसा ही कंटेंट जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा 5,000 रुपीज़ में मिल रहा है एमएम अकेडमी ऐप पर, तो वो लेने में संकोच करेंगे। तो यही सेम चीज़ है, जेनरिक ड्रग मतलब क्या होता है, सेम चीज़ें यहाँ पर मिल रही है लेकिन वही आपको कम दाम में मिल रही है। बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट सेविंग होता है, इक्विवेलेंट इफेक्टिवनेस भी उतना ही है, एक्सेस इंक्रीज होता है, कंपटीशन प्रमोट होता है कि भाई ब्रांडेड वाले भी अपना रेट जो है वो कम करेंगे, है ना। हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे परसेप्शन अवेयरनेस, अवेयरनेस यहाँ पर नहीं होती है। ब्रांड लॉयलिटी, कुछ लोगों की ब्रांड लॉयलिटी होती है, नहीं भाई ये तो यहीं से पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है। लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं होता है कि भाई सस्ता है तो खराब हो सकता है ना। प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस ये यहाँ पर होती है। तो ये चीज़ें हमें इसके ड्रॉबैक में देखने को मिलती है जो आपको मेंस में लिखने में काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है चिकनगुनिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। चिकनगुनिया मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज है, फर्स्ट डिस्क्राइब ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ सदर्न तंजानिया 1952 में। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, गलत है भाई। मॉस्किटो से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या लेना देना। हाँ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स मॉस्किटो के साथ हो रहा है तो बात क्या है, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 1 ओनली करेक्ट, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। तो चिकनगुनिया ये एक आर्टिकल आया है, चिकनगुनिया वैक्सीन अप्रूव्ड। तो चिकनगुनिया वैक्सीन में बेसिकली क्या है, वैक्सीन में 2-3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक वो होता है जिसमें आप जो वैक्सीन मतलब जो समझ लीजिए चिकनगुनिया के जो कीटाणु हैं उन्हीं को आप मार कर, ठीक है, डेड आप वो आपके शरीर में डाल रहे हो, तो क्या है आपकी शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगे, है ना। और डेड है इसलिए कुछ आप आपको हार्म भी नहीं करेंगे। दूसरा है इनएक्टिव, आप डालोगे इनएक्टिव मतलब पूरे मरे नहीं है लेकिन अधमरे हैं, वो आपके शरीर में डाले जाएंगे, आपके शरीर एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, आपको हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, थोड़े सिम्टम्स आपको आते हैं कि भाई आपको बुखार आ गया, ये सब आ गया। और तीसरा है इसका आरएनए जो है वो सब निकाल के वैक्सीन जो है बनाई जाती है, अलग अलग टाइप की होती है, डिटेल में हम जब वैक्सीन लेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। चिकनगुनिया के बारे में आपको पता रहना चाहिए। चिकनगुनिया कैरेक्टर सीवियर जॉइंट पेन होता है, इम्पेयर्ड मोबिलिटी होती है, ठीक है। प्राइमरली एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो है उसकी वजह से होता है।
ठीक है। चिकनगुनिया प्रिवेलेंट है अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज में, ठीक है, और इसका अभी तक कोई एक्टिव वैक्सीन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको चिकनगुनिया के बारे में पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताया करो यार कैसा लग रहा है ना, और लाइक कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।